जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। एक इंसान है जिसे पूरे 27 साल तक एक छोटी सी सीलन भरी कोठरी में बंद रखा गया है। 27 साल बहुत लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। और हर दिन सिर्फ यातना, अपमान और अपने ही देश में एक अजनबी की तरह जीने की मजबूरी। अब सामान्य मनोविज्ञान क्या कहता है? यही कि वो इंसान जब बाहर आएगा तो उसके अंदर नफरत का एक ज्वालामुखी होगा। एग्जैक्टली वो चाहेगा कि पूरी व्यवस्था को, उस पूरी दुनिया को ही जला दे जिसने उसके जीवन के 3 दशक छीन लिए। लेकिन होता कुछ और है। वो इंसान बाहर आता है और बदला लेने के बजाय एक नए राष्ट्र का निर्माण करता है। नेल्सन मंडेला। हाँ, कैसे एक व्यक्ति का दिमाग, मतलब उसकी चेतना, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें अपने दुश्मनों समेत पूरा का पूरा देश समा जाए। ये मनोविज्ञान और मानव इतिहास का ना सबसे जटिल रहस्य है। और सच कहूं तो ये हमें उस बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा कर देता है कि आखिर एक इंसान का असली विकास है क्या। सही कहा। मतलब हम अक्सर ग्रोथ को एक बहुत ही लिमिटेड भौतिक दायरे में नापते हैं, जैसे उम्र बढ़ गई, बैंक खाते में पैसे बढ़ गए, या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में वीपी बन गए। हाँ, आजकल तो सफलता का यही पैमाना है। राइट। लेकिन जब हम मंडेला जैसे लोगों को देखते हैं तो समझ आता है कि विकास सिर्फ बाहर की तरफ जगह घेरना नहीं है, ये दरअसल भीतर की सीमाओं का टूटना है। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है, इस आंतरिक विस्तार के विज्ञान को समझना। आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश संजीदा का लिखा एक बहुत ही प्रभावशाली लेख है जी। इसका शीर्षक है व्यक्तित्व का विस्तार, मनुष्य के भीतर से समाज तक। मतलब इस लेख ने मुझे सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जिस समाज को दिन रात कोसते हैं ना, वो असल में कोई अलग ढांचा है ही नहीं। तो क्या है वो हमारे ही भीतर के छोटे या बड़े व्यक्तित्व का भारी रूप है बस। बिल्कुल। और इस लेख की सबसे बड़ी ताकत इसका वो आईना है जो ये हम सब के सामने रखता है। आज की इस चर्चा में हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के विचार, उसकी संवेदनाएं जब एक खास स्तर पर पहुंच जाती हैं तो वो सिर्फ उसकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं रह जाती। तो वो क्या बन जाती हैं? वो एक तरह का सामाजिक गुरुत्वाकर्षण बन जाती हैं। मतलब प्रोफेसर संजीता का काम हमें ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अंदर से बड़ा होता है ना, तो उसके आसपास की दुनिया का जो भूगोल और इतिहास है वो अपने आप बदलने लगता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई आज का नया सेल्फ हेल्प मंत्र या सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है। प्रोफेसर संजीता ने इसकी जड़ों को सीधे भारतीय दर्शन से जोड़ा है। हाँ, विशेष रूप से पुरुषार्थ की अवधारणा से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एग्जैक्टली। और इसे पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प उपमा आई। मतलब अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझूं तो ये मुझे एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके यूआई यानी यूजर इंटरफेस की तरह लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। इसको थोड़ा और खोलकर बताएंगे। देखिए, अर्थ मतलब धन और काम मतलब हमारी इच्छाएं और जो भौतिक सफलताएं हैं, ये सब उस फोन के यूआई की तरह हैं। हाँ, जो बाहर से बहुत चमकता है। हाँ, जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखता है। लोग इसी को देखकर इंप्रेस होते हैं और अक्सर पूरी जिंदगी इसी यूआई को सजाने में निकाल देते हैं। लेकिन जो धर्म है यानी हमारी नैतिकता, और मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति और एक ब्रॉड विजन, वो उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस। बिल्कुल है ना? तो अगर आपका ओएस कमजोर है तो बाहर का यूआई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जीवन में जरा सा लोड पड़ते ही वो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वाकई ये बहुत गहरी बात है। पुरुषार्थ असल में मनुष्य को साइकोलॉजिकली क्रैश होने से बचाने का एक प्राचीन ओएस ही है। बिल्कुल। अब पुरुषार्थ का पूरा ढांचा इसी सिद्धांत पर काम करता है कि भौतिक सफलताएं जीवन का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें एक मजबूत नैतिक आधार चाहिए। सिर्फ अपने लिए पैसा या पावर इकट्ठा करना जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। सही बात है। लेख में इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के एक विचार का भी जिक्र है। जी, जहाँ वो कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने विचारों को कर्म में बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि विचार तो हम सबके पास होते हैं। एग्जैक्टली। विचार तो बहुत आते हैं, लेकिन वो अक्सर हमारे दिमाग के इको चैम्बर में ही दम तोड़ देते हैं। वो बाहर कर्म बनकर नहीं आ पाते। तो फिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो एक आम विचार को एक ऐतिहासिक कर्म में बदल देता है? मतलब इसी बात को लेकर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी कुछ कहा है ना, वो करिश्माई नेतृत्व या कैरिस्मेटिक लीडरशिप के बारे में। हाँ, मुझे तो हमेशा लगता था कि करिश्मा कोई ऐसी जादुई चीज है जो किसी इंसान के साथ पैदा होती है,
या शायद बस अच्छी स्पीच देने का टैलेंट है? नहीं, वेबर का करिश्मा कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये दरअसल उस व्यक्ति की वो क्षमता है जहां वो अपने पर्सनल दर्द को एक कलेक्टिव या सामूहिक दर्द के साथ पूरी तरह से जोड़ लेता है। मतलब अपना दर्द भूलकर सबका दर्द अपना लेना। एक तरह से हाँ। जब कोई नेता कहता है ना कि मैं आपका दर्द समझता हूँ, तो जनता उस पर तब तक यकीन नहीं करती जब तक कि उस व्यक्ति का अपना जीवन उस दर्द का गवाह न रहा हो। लोग कनेक्ट नहीं कर पाते वरना। बिल्कुल। उसका व्यक्तित्व इतना फैल चुका होता है कि आम लोगों को उसमें अपना ही अक्स दिखने लगता है। अगर हम अपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को इस नजरिए से देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। मतलब महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे से काफी अलग थे। हाँ, उनके काम करने के तरीके भी बिल्कुल अलग थे। राइट। लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन थी वो था इनका विस्तारित व्यक्तित्व। एग्जैक्टली। इन सभी विचारकों ने अपने छोटे स्वार्थों को, अपनी फैमिली की सेफ्टी को और एक कंफर्टेबल लाइफ के लालच को बहुत पीछे छोड़ दिया था। जैसे गांधी जी का वो ट्रेन वाला किस्सा। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से फेंका जाना वो सिर्फ एक इंसान का पर्सनल इंसल्ट नहीं रह गया था, वो एक पूरी नस्ल का, एक पूरे राष्ट्र के अपमान का सिंबल बन गया। वाकई। जब आपका मैं हम में बदल जाता है ना, तो वो समाज में एक नई एनर्जी भर देता है। ये कोई पॉलिटिकल ट्रिक नहीं थी, ये उनके कैरेक्टर की मैच्योरिटी का नेचुरल रिजल्ट था। लेकिन ये तो हो गई उन महानायकों की बात जिनकी मूर्तियां चौराहों पर लगी हैं। आम जिंदगी में ये कैसे होता है? जब मैं प्रोफेसर संजीदा का लेख पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि उन्होंने इसे सिर्फ हिस्ट्री की किताबों तक सीमित नहीं रखा। हाँ, उन्होंने ग्राउंड लेवल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जी, उत्तर प्रदेश के गांव के सरकारी टीचर राकेश कुमार की केस स्टडी बहुत ही टचिंग है। राकेश कुमार की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपके व्यक्तित्व के विस्तार के लिए किसी पावर या कुर्सी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसकी बिल्डिंग टूटी फूटी है, जहां बच्चे आना नहीं चाहते और गांव वालों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अब एक आम इंसान क्या करेगा? वो तो यही कहेगा कि सिस्टम खराब है, सरकार कुछ नहीं करती, मैं अकेला क्या कर लूंगा। एग्जैक्टली। सिस्टम की कमियों पर शिकायत करेगा और खुद को तसल्ली दे देगा। और ये रवैया हम हर दिन देखते हैं, हर जगह देखते हैं। लेकिन राकेश कुमार ने इस मैं अकेला क्या कर लूंगा वाले सिंड्रोम को कैसे तोड़ा? लेख बताता है कि उन्होंने सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं खोली या बच्चों से सिर्फ नाटक नहीं करवाए, उन्होंने असल में उस गांव के जमे हुए माइंडसेट पर चोट की। उन्होंने पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स शुरू की। हाँ, और मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने गांव वालों की उस उदासीनता वाली दीवार को अपनी इच्छा शक्ति से गिरा दिया। सही कहा। उन्होंने उस स्कूल को सिर्फ अपनी नौकरी की जगह नहीं माना, उन्होंने अपनी ओनरशिप का दायरा बढ़ा लिया। ओनरशिप, ये बहुत अच्छा वर्ड है यार। जब एक टीचर बच्चों के साथ नाटक करता है, उन्हें बड़े सपने देखना सिखाता है, तो वो सिर्फ सिलेबस नहीं कवर कर रहा है, वो अपनी एनर्जी, अपने व्यक्तित्व का विस्तार उन बच्चों के भीतर कर रहा है। और उसी का नतीजा था कि उस गांव से बच्चे शहरों की तरफ हायर एजुकेशन के लिए जाने लगे। बिल्कुल। ये एक पूरी जनरेशन को अंधेरे से बाहर खींचने जैसा है। ये तो एक स्कूल की बात हुई, लेकिन अगर हम इसी थ्योरी को किसी बहुत बड़ी संस्था पर लागू करें तो लेख में इसरो का, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भी जिक्र है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कैसे एक सरकारी डिपार्टमेंट को एक नेशनल ड्रीम में बदल दिया। हम अक्सर इसरो की सक्सेस को सिर्फ साइंस के चश्मे से देखते हैं, रॉकेट साइंस, है ना? हाँ, लेकिन इसरो की कहानी ये समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि वैल्यूज या मूल्य कैसे किसी संस्था के कामकाज के तरीके में बदल जाते हैं। साराभाई और कलाम का कैरेक्टर सादगी और सपोर्ट से भरा था। और हमारे देश में जहां बॉस कल्चर इतना हावी है, वहां ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां फेलियर को कोई क्राइम नहीं माना जाता था, उसे सीखने का एक हिस्सा समझा जाता था। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जब कोई संस्था मंगलयान या चंद्रयान जैसे मिशंस दुनिया के सबसे कम बजट में पूरे करती है, तो यार वो सिर्फ फिजिक्स का चमत्कार नहीं होता। तो क्या होता है? वो उस संस्था के भीतर मौजूद आपसी विश्वास का चमत्कार होता है। एग्जैक्टली। और वो विश्वास टॉप लीडरशिप के विस्तृत व्यक्तित्व से फिल्टर होकर सबसे जूनियर साइंटिस्ट तक पहुंचता है। अगर साराभाई या कलाम का ईगो बड़ा होता या वो हर फेलियर का ब्लेम जूनियर्स पे डाल देते तो इसरो कभी वो नहीं बन पाता जो आज है। बिल्कुल नहीं। संस्थाएं सिर्फ बड़ी बिल्डिंग से ग्रेट नहीं बनती,
वो उन्हें चलाने वालों के कैरेक्टर से ग्रेट बनती हैं। सही बात है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा रुककर डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। जी, पूछिए। ये सब सुनने में बहुत मोटिवेटिंग लगता है। एक टीचर ने गांव बदल दिया, कुछ साइंटिस्ट ने स्पेस तक का रास्ता नाप लिया। लेकिन क्या हम इस विस्तार के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं बना रहे? अनरियलिस्टिक कैसे? मेरा मतलब है एक आम इंसान जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की थका देने वाली जॉब करता है, EMI भरता है, अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में फंसा है। क्या हम उससे भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर दिन किसी स्कूल को बदले या मंगल ग्रह के मिशन पे काम करे? ये एक बहुत ही वैलिड और प्रैक्टिकल सवाल है, और इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि व्यक्तित्व के विस्तार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबको अपना घर बार छोड़कर कोई मसीहा बन जाना है। तो फिर क्या मतलब है इसका एक आम आदमी के लिए? इसका कनेक्शन इस बात से ही नहीं है कि आप कितने घंटे समाज सेवा कर रहे हैं। इसका कनेक्शन इस बात से है कि आपकी सोच का दायरा कितना बड़ा है। सोच का दायरा मतलब? देखिए, मान लीजिए वही आम इंसान है जो अपनी 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, लेकिन जब वो सड़क पर चलता है तो एक खाली प्लास्टिक की बोतल को सड़क पर फेंकने के बजाय उसे डस्टबिन तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि उस एक पल के लिए उसका व्यक्तित्व उसके अपने शरीर से बाहर निकलकर उस पूरी सड़क को, उस पूरे शहर को अपना मान लेता है। वो महसूस करता है कि ये शहर भी उसी के घर का एक एक्सटेंशन है। वाकई ये एक बहुत छोटा लेकिन पावरफुल एक्शन है। यही व्यक्तित्व का विस्तार है। इसके लिए आपको किसी ऊंचे पद या करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के प्रति एक व्यापक दृष्टि चाहिए। ये सुनकर काफी रिलीफ मिलता है कि ये सब हमारी रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में भी पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर हम इस चर्चा को वापस वहीं ले जाएं जहां से हमने शुरुआत की थी, नेल्सन मंडेला। जब एक व्यक्ति का विस्तार एक स्कूल को या एक संस्था को बदल सकता है, तो मंडेला के केस में उस आंतरिक विस्तार ने पूरे देश को कैसे बचा लिया? मंडेला का उदाहरण ये दिखाता है कि व्यक्तित्व का सबसे चरम मतलब अल्टीमेट विस्तार तब होता है जब आप उन लोगों को भी अपनी एम्पैथी के दायरे में ले आते जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया हो। जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। 27 साल की जेल के बाद जब वो बाहर आए तो दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नफरत के एकदम बारूद पर बैठा था। एक चिंगारी लगती और पूरा देश जलकर खाक हो जाता। और मंडेला के पास तो बदला लेने का हर एक लॉजिकल और पॉलिटिकल रीजन था। फिर उन्होंने उस चिंगारी को आग बनने से कैसे रोका? उन्होंने ये समझ लिया था कि जो गोरे सत्ताधारी उन पर जुल्म कर रहे थे ना, वो भी दरअसल अपने ही डर और पूर्वाग्रहों की जेल में बंद थे। मतलब मंडेला जेल के बाहर आकर आजाद थे और वो लोग बाहर रहकर भी कैद हैं। एग्जैक्टली। मंडेला का कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने उन उत्पीड़कों को भी सिर्फ इंसान के रूप में देखा जो रास्ता भटक गए थे। उन्होंने बदला नहीं, क्षमा और मेल मिलाप को चुना। वाकई। और ये कोई कमजोरी नहीं थी। ये मानव इतिहास का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल दाव था जिसने सामने वाले के पास नफरत करने का कोई लॉजिक ही नहीं छोड़ा। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान की सहन शक्ति और गहराई किस लेवल तक जा सकती है। लेकिन अगर हम इसी सिनारियो को आज की डिजिटल दुनिया में रखें तो चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं। वो कैसे? मंडेला को अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो हमें 1 सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंचने की पावर देता है। हाँ, और यही आज के टेक एरा की सबसे खतरनाक विडंबना है। बिल्कुल। तकनीक ने आवाज और पावर तो दे दी, लेकिन क्या उस पावर को हैंडल करने वाला जो मानवीय चरित्र है वो डेवलप हुआ है? या हमारे जैसी विचार रखते हैं? ये तो व्यक्तित्व का विस्तार नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये तो एक डिजिटल जेल है जहां सबने खुशी खुशी खुद को बंद कर लिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और लेख में भी इस तरफ बहुत सीरियसली इशारा किया गया है कि आज हमें डिजिटल एथिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। डिजिटल नैतिकता? हाँ, क्योंकि तकनीक अपने आप में सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है। उसमें से अमृत निकलेगा या जहर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस कीबोर्ड को चलाने वाला इंसान अंदर से कैसा है। राइट। अगर इंसान अंदर से खोखला है या नफरत से भरा है तो वो एआई और इंटरनेट जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल भी सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए ही करेगा। ये बहुत ही सटीक पॉइंट है। अच्छा, इस चर्चा में एक और बड़ा क्रिटिकल पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है। लेख में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया गया है। जी, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाला। एग्जैक्टली। बहुत से पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि हम अच्छे इंसानों या बड़े कैरेक्टर वाली बात को कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर देखते हैं। उनका मानना है कि सिस्टम ज्यादा जरूरी है। हाँ, उनका तर्क है कि समाज को बदलने के लिए महान लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि फूल प्रूफ सिस्टम की जरूरत है। मतलब अगर स्ट्रक्चरल सुधार कर दिए जाएं और नीतियां सख्त हों
तो लोग अपने आप सही बर्ताव करने लगेंगे। ये तर्क सुनने में बहुत लॉजिकल और मॉडर्न लगता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दें जहां करप्शन या कोई भी गलत काम करना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई या हर चौराहे पे लगे सीसीटीवी कैमरे। कोई भी सोच सकता है कि अगर कैमरे लगे हैं तो लोग रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, चाहे उनका व्यक्तित्व कैसा भी हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जिससे हम इग्नोर कर देते हैं। वो क्या? दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून या कोई भी टेक्नोलॉजी हवा में काम नहीं करती। उस सिस्टम का डिजाइन कौन बनाता है? इंसान ही बनाता है। और उस कानून को लागू कौन करता है? वो भी इंसान ही होता है। एग्जैक्टली। यानी मशीन कितनी भी परफेक्ट क्यों न हो, उसे ऑपरेट करने वाले की नीयत सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर ऑपरेटर ही करप्ट है तो सिस्टम क्या करेगा? बिल्कुल। अगर किसी संस्था में काम करने वाले लोगों का जो कलेक्टिव कैरेक्टर है वो संकीर्ण है, अगर वो लोग अनैतिक हैं, तो वो दुनिया की सबसे ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में भी लूपहोल निकाल ही लेंगे। भारत में तो ये हम अक्सर देखते ही हैं, है ना? इसके उलट अगर नीतियां थोड़ी कमजोर भी हों, लेकिन उन्हें लागू करने वाले लोगों का मॉरल बेस स्ट्रांग हो, तो वो उस कमजोर व्यवस्था से भी बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी के बीच कोई लड़ाई नहीं चल रही है। ये दोनों दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक अच्छी व्यवस्था लोगों को बुरा बनने से रोकती है, लेकिन केवल एक विस्तृत व्यक्तित्व ही लोगों को महान बनने के लिए इंस्पायर कर सकता है। वाकई। और इस बात को समझाने के लिए ना प्रोफेसर संजीदा के लेख में एक पेड़ की बड़ी खूबसूरत उपमा दी गई है। वैसे तो पेड़ का उदाहरण बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ ये एकदम फिट बैठता है। जी, इस उपमा को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक नेचुरल लॉ है। कैसे? एक पेड़ की जड़ें जितनी गहराई तक मिट्टी में जाती हैं, उसका तना उतना ही मजबूत होता है और उसकी शाखाएं उतनी ही दूर तक फैलती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पेड़ जो छांव देता है वो अक्सर उन लोगों के लिए होती है जिन्हें वो पेड़ जानता भी नहीं है। यही असली विस्तार है। हमारी जड़ें जो हैं वो हमारे मूल्य हैं, हमारी नैतिकता और हमारा चरित्र हैं, जो आमतौर पर दुनिया को दिखाई नहीं देते, जमीन के नीचे होते हैं। लेकिन उन जड़ों की मजबूती ही ये तय करती है कि हमारे कर्मों की शाखाएं समाज में कितनी दूर तक जाएंगी। अगर जड़ें नहीं हैं और कोई सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स की ब्रांचेस फैला रहा है, तो जिंदगी का एक छोटा सा तूफान आएगा और उसे उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा के एकदम अंतिम पड़ाव पर आते हुए अगर हम एक कदम पीछे हटें और दुनिया की इस बड़ी पिक्चर को देखें, आज दुनिया किन चीजों से जूझ रही है? बहुत सी चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा संकट है, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है, और वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिसने समाज को लेफ्ट और राइट में बुरी तरह बांट दिया है। और मजे की बात देखिए कि इन सबका सोल्यूशन कहाँ ढूंढा जा रहा है? संधियों में, पॉलिसीज में। हाँ, नए इकोनॉमिक पैकेज लाए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। सबको लगता है कि कोई नया ऐप या नया आविष्कार रातों रात ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों पर बैंडेड लगाने जैसा है, जबकि असल बीमारी खून में है। एग्जैक्टली। और यही प्रोफेसर कमलेश संजीदा के लेख का सबसे बड़ा टेकअवे है। हम तकनीक से पर्यावरण को नहीं बचा सकते अगर इंसान के अंदर लालच बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल नहीं बचा सकते। हम इनइक्वालिटी को किसी भी टैक्स पॉलिसी से नहीं मिटा सकते जब तक हमारे अंदर से वो सिर्फ मेरा वाली फीलिंग खत्म नहीं होती। यानी जो असली सवाल है वो ये है ही नहीं कि सिस्टम कैसे सुधरेगा या नीतियां कैसे बेहतर होंगी। नहीं, असली प्रश्न ये है ही नहीं कि आज हमारा समाज कैसा है। समाज तो बस एक शीशा है। असली प्रश्न ये है कि मनुष्य भीतर से किस प्रकार का इंसान बन रहा है। क्योंकि जिस तरह का इंसान हमारे भीतर शेप लेगा, ठीक उसी तरह का समाज बाहर शेप लेगा। वाकई ये बात बहुत गहराई तक उतरती है। हम पूरी दुनिया को बदलने का मास्टर प्लान लेकर घूमते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस बदलाव की पहली ईंट हमेशा अपने भीतर रखी जानी है। सही कहा। बदलाव का जो सफर है वो व्यक्ति के भीतर के अंधेरे से शुरू होता है और तब जाकर वो समाज के उजालों तक पहुंचता है। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं। ये लेख और आज का ये विचार विमर्श हम सभी के लिए एक ठहराव है, एक ऐसा मोमेंट जहां थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। बिल्कुल। रोजमर्रा की भागदौड़ में नए स्किल सीखना, पैसे कमाना या अपने करियर में आगे बढ़ना एकदम नेचुरल है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल पूछना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारी वो जड़ें भी उतनी ही गहरी हो रही हैं?
हमारी महत्वाकांक्षाओं की जो शाखाएं हैं वो आसमान तो छू रही हैं, लेकिन क्या उन शाखाओं की छांव में हमारे अपने स्वार्थ के अलावा किसी और को भी सुकून मिल रहा है? सोचने वाली बात है।